हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस की चाहत में। दोस्तों हम 12th क्लास की ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे हैं और इसकी जो पहली बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसे हमने पूरी तरीके से पढ़ाकर कंप्लीट कर दिया है। और आज से जो ज्योग्राफी की दूसरी बुक है भारत, लोग एवं अर्थव्यवस्था, आज से हम इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों जिन्होंने जो पहली बुक की वीडियो है अगर वो नहीं देखी तो पहले मैं चाहूंगा कि पहले आप उन वीडियोज को देखिए, फिर आप इस दूसरे चैप्टर की वीडियो को देखिए। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपने जो पहली बुक की वीडियो है अगर आपने वो अच्छे तरीके से देख ली है तो मतलब आप जो दूसरी बुक हम शुरू करने जा रहे हैं इसको आप बहुत ही ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि जो दूसरी बुक में जो चैप्टर्स हैं वो वही चैप्टर है जो पहली बुक में है। बस फर्क यह है कि जो पहली बुक थी वो हमने विश्व में लेकर पढ़ी थी और जो ये दूसरी बुक हम पढ़ने वाले हैं इसमें हम भारत को लेकर पढ़ेंगे। मतलब इस बुक में हम सिर्फ भारत के बारे में बात करेंगे कि भारत में किस तरह से जनसंख्या है, किस तरह से वृद्धि है, किस तरीके से प्रवास होता है, किस तरीके से परिवहन है, किस तरीके से व्यापार होता है, किस तरीके से काम होते हैं। मतलब हर एक सारे सेम चैप्टर हैं बिल्कुल। बस फर्क यह है कि जो दूसरी बुक है इसमें हम सिर्फ भारत के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का जो पहला टॉपिक है वो शुरू करते हैं। आज से हम जो दूसरी बुक का है वो पहला चैप्टर लेंगे। दूसरी बुक का नाम है वो है भारत, लोग एवं अर्थव्यवस्था। और इस बुक का जो पहला चैप्टर है उसका जो नाम है वो है जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि एवं संगठन। तो दोस्तों इन सभी के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इन सभी टॉपिक्स के बारे में मैं आपको पहली बुक है उसमें जो जितने भी चैप्टर हैं, जो शुरू के 4 चैप्टर हैं उसमें इन सभी के बारे में बात की गई है। तो मैं इनको पहली बुक में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा चुका हूँ। फिर भी अगर हमारे इस बुक में दिया है दूसरी बुक में तो हम इसमें भी देख लेते हैं। लेकिन अगर आपने पहली वीडियोस के जो मतलब ये टॉपिक्स हैं वो देख रखे हैं तो आप बहुत ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जनसंख्या के बारे में। ठीक है कि जनसंख्या है क्या और जनसंख्या में क्या क्या हम बात करते हैं। जनसंख्या में इसमें दिखा रखा है कि जैसे जनसंख्या में है उसके जो कॉन्टेक्स्ट में है उसके जनसंख्या के वितरण के बारे में बात करेंगे, उसके घनत्व के बारे में बात करेंगे, उसकी वृद्धि के बारे में बात करेंगे और उसके संगठन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो जनसंख्या घनत्व के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, जनसंख्या घनत्व क्या होती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जनसंख्या घनत्व क्या होती है। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। मतलब ये कोई जैसे क्षेत्र है और इस क्षेत्र का जितना भी क्षेत्रफल है, इस क्षेत्र का जितना भी क्षेत्रफल है वो नीचे आ जाएगा क्षेत्रफल, और इस क्षेत्र में जितनी भी जनसंख्या रहती है वो ऊपर आ जाएगी। तो मतलब इन दोनों को भाग कर देंगे तो मतलब पता चल जाएगा कि 1 वर्ग प्रति किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। इसीलिए इसको अंकगणितीय घनत्व कहा जाता है। मतलब जो नॉर्मल तरीके से निकाला जाता है अंकगणितीय घनत्व वो यही होता है कि कुल जनसंख्या बटे में कुल क्षेत्रफल। ठीक है, आप दोस्तों देखते हैं एक बार काय की घनत्व क्या होता है, क्योंकि काय घनत्व और कृषि घनत्व ये दोनों अलग अलग है। काय घनत्व दोस्तों होता है कुल जनसंख्या बट्टे में निविल कृषि क्षेत्र। कुल जनसंख्या मतलब जिस क्षेत्र की जितनी भी जनसंख्या है उसको आप ऊपर रख देंगे। ठीक है, और निविल कृषि क्षेत्र मतलब जितने क्षेत्र में कृषि की जाती है, जो मतलब कृषि योग्य भूमि है उसको डिवाइड कर देंगे तो ये कायिक घनत्व आ जाएगा। और अब हम बात करेंगे कृषि घनत्व के बारे में। तो कृषि घनत्व ये होता है दोस्तों कि जो मैंने बताया था कि जो कृषि निविल क्षेत्र है, जो निविल कृषि क्षेत्र है अब उसको हम ऊपर रखेंगे और जितने क्षेत्र में खेती सिर्फ करते हैं उसे हम नीचे रखेंगे। मतलब कि आप मान के चलिए कि जैसे 100 वर्ग किलोमीटर में खेती होती है इस क्षेत्र में। ठीक है, 100 वर्ग किलो में खेती होती है, मतलब 100 वर्ग जो किलोमीटर का क्षेत्र है वो जो खेती का लायक है। लेकिन इसमें से हम सिर्फ अगर 80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ही खेती करते हैं तो ये ऊपर आ जाएगा। मतलब ये कुल निविल जनसंख्या मतलब जितनी जनसंख्या खेती करती है। ठीक है, यहाँ क्या बता रहा है कुल निविल जनसंख्या मतलब कितने प्रतिशत जनसंख्या खेती करती है तो ये ऊपर आ जाएगा। और निविल कृषि क्षेत्र मतलब इस क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर में मतलब कृषि की जाती है। ठीक है, अब जो जनसंख्या के जो है उसकी वृद्धि के बारे में देखते हैं हम। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। मैंने आपको बताया जनसंख्या वृद्धि की मतलब एक 2 निश्चित समय अंतरालों के बीच जनसंख्या परिवर्तन ही जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। ये ऋणात्मक भी होती है और सकारात्मक भी होती है। ऋणात्मक दोस्तों जब होगी जब जनसंख्या में गिरावट आएगी, और सकारात्मक दोस्तों धनात्मक मतलब तब होगी जब जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी। ठीक है दोस्तों, ये जो भारत में जो जनसंख्या वृद्धि के हैं ये 4 काल माने जाते हैं। आप इन्हें एक बार देखिए, आगे मैं इसमें आपको डिटेल से बताऊंगा इसके बारे में। रुद्र वृद्धि का काल मतलब बिल्कुल जन्म दर और मृत्यु दर
जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च थी। मतलब कि इस क्षेत्र में है, मतलब इस समय 1901 से 1921 के समय जो मतलब जनसंख्या है वो बिल्कुल रुद्र वृद्धि का काल था। मतलब कि इस समय जन्म और मृत्यु दोनों ही अत्यधिक थी, क्योंकि इस समय जो है हमारे जो टेक्निक है, जो मतलब इलाज के जो क्षेत्र हैं, जो मतलब इलाज की जो बीमारियां हैं उनका हमें अच्छी तरीके से पता नहीं चला रहा है। तो मतलब क्योंकि जब अगर लोगों का इलाज नहीं होगा तो लोग मतलब ज़्यादातर मरेंगे। ठीक है, तो वही 1900 से 1921 का काल था। और जो स्थिर वृद्धि का काल था ये था 1921 से 1951 तक। मतलब इसमें जनसंख्या ना तो ज़्यादा बढ़ी है और ना ही ज़्यादा घटी है। लेकिन दोस्तों जो 1951 का जो वर्ष है इसमें जो जनसंख्या में गिरावट पाई गई, मतलब जनसंख्या बढ़ी नहीं है, जनसंख्या घटी है। और कितनी घटी थी दोस्तों, ये -0.311% जो मतलब जनसंख्या घटी थी। ठीक है, 1921 वर्ष में। और जो 1951 से 1981 का जो वर्ष है इसे जनसंख्या का विस्फोट काल कहा जाता है। मतलब कि इस समय है जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई, मतलब जनसंख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई, बहुत ज्यादा जनसंख्या मतलब पैदा हुई। ठीक है, इसलिए दोस्तों कहते हैं कि भारत मतलब हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा करता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या ज्यादा नहीं है और जितनी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या उतने भारत में मतलब जनसंख्या बढ़ती जाती है हर साल। ठीक है, और जो घटती वृद्धि का काल है वो 1951 से अब तक। मतलब कि जो इस समय है इसमें जो वृद्धि है थोड़ी बहुत घटी है, मतलब गिरावट आई है। किसके मुकाबले, 1951 से 1981 के मुकाबले, क्योंकि इसमें जो जनसंख्या है उसमें जनसंख्या का विस्फोट हुआ था, मतलब बहुत ही मात्रा में जनसंख्या बढ़ी थी। ठीक है, अब जनसंख्या का जो घनत्व वितरण से अधिक होने हैं, मतलब इसका कारण क्या है, घनत्व या वितरण अधिक होने के कारण क्या है। मतलब कि क्षेत्र में घनत्व जैसे ज्यादा है, एक ही क्षेत्र में लोग ज्यादा रह रहे हैं, तो मतलब उस क्षेत्र में ज्यादा घनत्व के क्या कारण है, आदमी उस क्षेत्र में या फिर मानव उस क्षेत्र में क्यों रहना पसंद करता है या फिर क्यों रह रहा है। तो इसके जो कारण है वो है समतल उपजाऊ भूमि। मतलब वो क्षेत्र जो है उपजाऊ भूमि है, वो क्षेत्र कृषि कार्य के लिए उपयुक्त है। तो मतलब जहाँ पर लोग मतलब कृषि कर सकेंगे तो वही जो मतलब लोग हैं वो वहीं पर रहना पसंद करेंगे। और जल की प्रचुरता, मतलब उस क्षेत्र में जल अच्छी तरीके से उपलब्ध हो रहा है, उद्योग धंधा अच्छी तरीके से, नगरीकरण अच्छी तरीके से है। तो देख रहे हैं कि आप उद्योग धंधे से लोगों को रोजगार मिलेगा, नगरीकरण से लोगों को सुविधा मिलेगी, तो मतलब इसीलिए लोग यहाँ पर रहना पसंद करेंगे और इसीलिए जनसंख्या का घनत्व यहाँ पर ज्यादा हो जाता है। अब जो हम जनसंख्या संगठन के बारे में देखते हैं दोस्तों, मैंने आपको ये जो पिछले जो मतलब बुक है, जो पहली बुक थी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसमें ये तीसरा चैप्टर था जनसंख्या संगठन। तो मैंने उसमें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया कि जनसंख्या संगठन होता क्या है और इसमें हम किस किस बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, जनसंख्या संगठन के बारे में जो इसमें है वो उसमें हम ग्रामीण नगरी में देखेंगे, कि धार्मिक में देखेंगे, ठीक है, भाषाई में देखेंगे, धार्मिक में देखेंगे, व्यावसायिक में देखेंगे, लिंग संगठन के बारे में देखेंगे। मतलब जनसंख्या संगठन में इन सभी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इन सभी का अध्ययन किया जाता है और इसको हम एक एक करके देखेंगे। अब इसके जो तथ्य हैं कुछ वो देख लेते हैं, क्योंकि हम जो भारत के कॉन्टेक्स्ट में हम शुरू करने जा रहे हैं भारतीय भूगोल, तो मतलब इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो देख लेते हैं एक एक नंबर में। जैसे नॉर्मल सी बात, जैसे भारत की जनसंख्या कितनी है, ये मैं वर्तमान में बता रहा हूँ दोस्तों, वो 135 करोड़ के आसपास है। और जो वर्तमान में जो जनसंख्या घनत्व है भारत का वो 416 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी है और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। और जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो है बिहार, कितना 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में मात्र 1 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 17 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, अब हम एक एक के बारे में बात करते हैं जनसंख्या घनत्व क्या होता है। मैंने आपको बताया कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो कुल जनसंख्या बट्टे में कुल क्षेत्रफल होता है। ठीक है, और जनसंख्या वृद्धि में देखते हैं हम जनसंख्या वृद्धि क्या है। दो बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन, मतलब कि जैसे दो बिंदु, मतलब इस बिंदु से इस बिंदु, मतलब जो समय है ये 1 साल का समय आप मान के चलिए। मतलब 1 साल में या तो जनसंख्या बढ़ेगी या जनसंख्या घटेगी, और इसमें जो भी कुछ परिवर्तन होगा उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ये मतलब धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। धनात्मक जब होगी जब जनसंख्या ज्यादा मतलब बढ़ेगी, और ऋणात्मक तब होगी जब जनसंख्या में गिरावट आएगी। और दोस्तों इस बात को भी ध्यान रखिए कि जनसंख्या तब बढ़ेगी जब मतलब जन्म दर अधिक हो, जनसंख्या तब घटेगी जब मृत्यु दर अधिक हो।
ठीक है, इधर देखिए मैंने बता रखा है कि धनात्मक वृद्धि और ऋणात्मक वृद्धि। धनात्मक वृद्धि में जनसंख्या बढ़ती है और ऋणात्मक वृद्धि में जनसंख्या घटती है। इसकी दर जो इसकी दर है, मतलब इसकी जो दर है घनत्व की, इसे हम जनसंख्या वृद्धि की, इसे हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब जो भारतीय जनसंख्या की वृद्धि के 4 प्रवृत्तियां देख लेते हैं। वो जो मैंने आपको बताया वही है। ठीक है, स्थिर वृद्धि की अवधि 1921 से पहले, निरंतर वृद्धि की अवधि 1921 से 1951। मतलब कि इस समय जो है 1921 से पहले जनसंख्या बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही थी। जनसंख्या बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही थी क्योंकि उस समय मृत्यु ज्यादा हो रही थी। उस समय हमारे पास आधुनिक सुविधाएं नहीं थी। उस समय इतना विकास नहीं हुआ था कि मतलब जितनी बीमारियां उन सबका इलाज किया जा सके, इसलिए लोग मतलब मरते गए। ठीक है, निरंतर वृद्धि का काल, इसमें मतलब जनसंख्या थोड़ी बहुत, इस समय जनसंख्या की थोड़ी बहुत वृद्धि हुई 1951 से 1921 से 1951 के समय। लेकिन जो सबसे जो जनसंख्या का विस्फोट हुआ ज्यादातर वो 1951 से 1981 के मध्य हुआ। जो मतलब थोड़ी बहुत जनसंख्या में गिरावट आई जनसंख्या वृद्धि में, वो 1981 से अब तक है। जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नताएं। जनसंख्या वृद्धि जो है दोस्तों, कि इसमें क्षेत्रीय भिन्नताएं क्यों है? आप देखते हैं कि मतलब कहीं कहीं जनसंख्या ज्यादा है, कहीं कहीं जनसंख्या बिल्कुल कम है। तो इसके कारण क्या है दोस्तों, ये देखते हैं। जो निम्न वृद्धि वाले जो मतलब जो राज्य हैं, कि मतलब इनमें जो इन राज्यों में जनसंख्या जो है वो मतलब धीरे धीरे बढ़ती है, बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ती है। मतलब कि इसमें जो आपका डेटा है दोस्तों, कि मतलब प्रति 10 साल में, इन सभी राज्यों की मैं बता रहा हूँ कि प्रति 10 साल में 9 या 10% के आसपास जनसंख्या वृद्धि दर होती है। ठीक है, इनमें मतलब केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में मतलब हर एक दशक में सिर्फ 9% या 10% जनसंख्या बढ़ती है। ठीक है, और उच्च वृद्धि दर जो है वो यूपी, बिहार, बंगाल, गुजरात एवं महाराष्ट्र में। इनमें दोस्तों जो है इनमें 30% के आसपास है। मतलब एवरी 10 ईयर में 30% तक जनसंख्या बढ़ जाती है। हर 10 साल में, एवरी 10 साल में जितनी टोटल जनसंख्या होती है उस जनसंख्या का 30% जनसंख्या बढ़ जाती है। ठीक है, अब जनसंख्या संगठन क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। मैंने आपको शुरू में ही वैसे इसके बारे में जो है ओवरव्यू दे दिया, लेकिन फिर भी देखते हैं। जनसंख्या संगठन, आयु संगठन। जनसंख्या संगठन में हम आयु संगठन को पढ़ते हैं। आयु संगठन मैंने आपको जो पहली बुक है उसमें पढ़ाया है कि मतलब जो आयु लिंग संगठन है, इसमें 3 वर्ग होते हैं। ठीक है, एक तो होता है आश्रित वर्ग, एक होता है कार्यशील जनसंख्या, और एक होती है मतलब वृद्धि जनसंख्या, सॉरी दोस्तों, वृद्ध जनसंख्या। ठीक है, आश्रित वर्ग में बच्चे वगैरह आते हैं। जो कार्यशील जनसंख्या उसमें जो व्यक्ति कार्य करते हैं वो आते हैं। वो वृद्ध जनसंख्या जो मतलब बूढ़े लोग हैं वो आते हैं। लिंग संगठन दोस्तों मैंने बताया कि मतलब प्रति 1000 व्यक्तियों में स्त्रियों की संख्या, और जो भारत में ऐसे ही नापा जाता है, मतलब प्रति 1000 व्यक्तियों में स्त्रियों की कितनी संख्या है, ये लिंग संगठन कहते हैं, लिंग अनुपात कहते हैं। और इसमें हम साक्षरता को पढ़ते हैं कि कौन सा व्यक्ति साक्षर है। मैंने आपको बताया कि 7 वर्ष का वह व्यक्ति जो मतलब अपनी सोच और समझ से अपनी पढ़ सकता है और अंकगणितीय परिकलन कर सकता है, उसे साक्षर कहेंगे हम। व्यावसायिक संगठन, जो मतलब व्यक्ति है वो किस किस व्यवसाय में काम करते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ या पंचम व्यवसाय। और दोस्तों ये क्या होते हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ एवं पंचम? ये मैं आपको पिछली जो बुक है इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा चुका हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। उसमें हम धार्मिक संगठन के बारे में बात करते हैं, भारत में कितने धर्म है और कितने धर्मों के लोग किस किस धर्म को मानते हैं। इसमें भाषा संगठन के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, और इसमें जो है ग्रामीण नगरीय संगठन के बारे में भी हम बात करते हैं कि ग्रामों में कितने लोग रहते हैं, नगरों में कितने लोग रहते हैं, ग्रामों की विशेषताएं क्या है, नगरों की विशेषताएं क्या है। दोस्तों मैं आपको ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ थोड़ा शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, अब देखते हैं आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या के वर्ग। मतलब कि जो आर्थिक दृष्टि, मतलब भारत की कार्यशील जनसंख्या है उसमें कितने प्रकार की जनसंख्या है, मतलब कितने प्रकार के लोग हैं। ठीक है, एक तो है मुख्य श्रमिक जो क्या होते हैं, जो मतलब एक साल में जो व्यक्ति 183 दिन या फिर उससे अधिक काम करते हैं। ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये एक नंबर पूछता है कि मुख्य श्रमिक किन्हें कहते हैं, तो ध्यान से सुनिए कि एक साल में एक व्यक्ति 183 दिन या फिर उससे अधिक वर्क करता है, उससे अधिक दिन तक काम करता है और 8 घंटे, एक दिन में 8 घंटे 183 दिन से ज्यादा काम करता है, तो उस वह व्यक्ति मुख्य श्रमिक होता है। ठीक है, और सीमांत श्रमिक क्या होता है कि मतलब एक व्यक्ति 183 दिन से कम कार्य करता है तो वो सीमांत श्रमिक कहलाता है। और अश्रमिक क्या होता है, जो व्यक्ति बेरोजगार होता है, जो मतलब कोई काम नहीं करता, निठल्ला होता है। जो दोस्तों निठल्ले तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो काम करना चाहते हैं, लेकिन जो मतलब
बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से मतलब उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है। ठीक है, समाज के समक्ष किशोरों की चुनौतियां क्या है, जो मतलब युवा वर्ग है, युवा वर्ग की चुनौतियां क्या है, समाज की समक्ष क्या चुनौतियां उसकी सबसे बड़ी चुनौतियां वो निरक्षरता, मतलब कि व्यक्ति जो मतलब कई बच्चे हैं वो साक्षर नहीं होते, मतलब शिक्षा नहीं पा पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो मतलब मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो अपने जो बच्चे को ज्यादा उच्च शिक्षा नहीं प्रदान कर पाते, क्योंकि उनका जो घर होता है वो मतलब बहुत ही उनकी घर की निम्न दशाएं होती है। तो मतलब बच्चों को है जो मतलब शुरू से ही कार्य करना पड़ जाता है, तो बच्चे मतलब शुरू से ही कार्य करने लगते हैं। जैसे आपने बाल मजदूरी देखी, जो बाल मजदूरी इसी का एक एग्जाम्पल है निरक्षरता का, क्योंकि वो बच्चे साक्षर नहीं है और उन्हें मजबूरी में काम करना पड़ता है। ठीक है, और एक है औसत दुरुपयोग, मतलब कि बच्चों का जो है औसत दुरुपयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा किसी बच्चे को किडनैप कर लिया जाता है, ठीक है, फिर उनको जो मंदिरों में बिठा दिया जाता है, उनसे भीख मंगवाई जाती है, उन्हें किसी रोड के किनारे बिठा दिया जाता है, उनसे भीख मंगवाई जाती है। ये भी जो है समाज के समक्ष किशोरों की चुनौतियां। और एक है विवाह की निम्न आयु की, मतलब अगर आप कम एज में ही विवाह कर देंगे तो वो बच्चा अपना विकास नहीं कर पाएगा और वो खुद से ही विकसित नहीं हो पाएगा, वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। अगर आप उसका जल्दी विवाह करते हैं तो उसके जल्दी बच्चे होंगे, फिर उन बच्चों के बच्चे के जल्दी बच्चे होंगे। ठीक है, और इसी तरीके से जनसंख्या में एक तो वृद्धि होती है और एक नए बच्चे को ज्यादातर है मतलब सोच समझने की शिक्षा उसमें उत्पन्न हो पाती है। ठीक है, तो ये भी एक चुनौती है। समुचित मार्गदर्शन का अभाव, दोस्तों मैं इसको जो है सबसे महत्वपूर्ण इसका जो पॉइंट मानता हूँ समाज के समक्ष किशोरों की चुनौतियां, क्योंकि यदि बच्चों को सही मार्गदर्शन प्राप्त होता है, यदि जो बच्चों को है उसके पेरेंट्स से फिर कोई भी गार्जियन जो भी है उन्हें सही मार्गदर्शन देते हैं, उन्हें सही का रास्ता दिखाते हैं, उन्हें सही और गलत के बीच में फर्क बताते हैं, तो मतलब वो बच्चे सही मार्ग पर चलेंगे। अगर उन्हें ऐसा कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है तो वो बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं। ठीक है, भारत में जो लिंग अनुपात है वो प्रतिकूल होने के क्या कारक है वो देख लेते हैं। लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को प्राथमिकता, दोस्तों आपने देखा होगा गाँव में या समाज में आजकल तो जो है वो मतलब थोड़ा बहुत नहीं है, लेकिन फिर भी ये आजकल के जो गांव है मतलब ग्राम है उनमें भी अभी कहीं ना कहीं ये पाई जाती है कि लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि उनके जो सोच होती है वो ये सोचते हैं कि लड़का जो है वो वंश चलाता है और लड़की जो है वो मतलब कुछ नहीं करती है। ठीक है, और ये दूसरा पॉइंट इसका है जो वह कन्या भ्रूण हत्या, मतलब कि गर्भ में ही जो है उस कन्या को मार देना। ठीक है, जैसे डॉक्टरों से पता लगवा लेते हैं कि क्या होने वाला है, लड़का या लड़की, तो मतलब पता चलता है उनको लड़की है तो मतलब वो गर्भ में ही मार देते हैं। लेकिन आजकल तो ये कानूनन अपराध है, बैन हो गया ये। कुपोषण के कारण बाल्यावस्था में ही कन्या शिशुओं की मृत्यु हो जाती है, मतलब जो जिन कन्याओं का जन्म भी हो जाता है उन्हें मतलब जो मतलब माहौल नहीं मिलता उस तरीके का कि मतलब उसमें अपना विकास कर सके। ठीक है, तो उनमें जो है कुपोषण की कमी हो जाती है जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। समाज में स्त्रियों को कम सम्मान, दोस्तों ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है कि जो स्त्रियां हैं उन्हें समाज में जो है मतलब पूरी तरीके से सम्मान नहीं मिलता है। ठीक है, ये जो सभी कारक हैं ये भारत में लिंग अनुपात के प्रतिकूल होने के कारक हैं। अब लास्ट टॉपिक देख लेते हैं हम, भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के कारण। दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया है कि कृषि के लिए जहाँ पे उपलब्ध हो, अच्छी भूमि हो या औद्योगिक विकास हो, ये जो है इसके प्रमुख कारक हैं जनसंख्या के असमान वितरण के। तो दोस्तों आज का जो आपका जो पहला चैप्टर है वो यही समाप्त होता है। इसमें ज्यादातर कुछ खास नहीं है, पहले के जो 3-4 चैप्टर हैं उसमें मतलब थोड़ी थोड़ी ही बातें हैं, क्योंकि इनमें सब वही बातें हैं जो कि आप पढ़ चुके हैं। मैं कह रहा हूं दोस्तों कि अगर आपने जो पहली बुक की जो वीडियो है अगर आपने वो देख ली ना, तो आपको जो दूसरी बुक मैं कंप्लीट करा रहा हूँ इसे आपको सिर्फ वो एक ही बार देखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस चैप्टर की वीडियो को आप एक ही बार देखकर समझ सकते हो। अगर आपने जो है पहले जो बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसकी जो हमने वीडियो बनाई है, अगर आपने उन वीडियोस को देखा है तो इस वीडियो को आप सिर्फ एक बार देखकर ही आप समझ सकते हो। तो इसलिए दोस्तों मैं चाहूंगा कि पहले आप जो है उन वीडियोस को देखिए, तभी जाके आप इसमें देखिए, इस चैप्टर को देखिए। तो चलिए दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो हमारे अपडेट हैं वो आप तक समय तक पहुंच जाए। ठीक है, जो मैं आपको जो है ज्योग्राफी को जल्दी से कंप्लीट करवाने की सोच रहा हूँ दोस्तों। मैंने जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके नोट्स भी बनाकर तैयार कर लिए हैं, मुझे सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करनी है बस। ठीक है, तो दोस्तों मैं इसमें आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ कि आपका जो सिलेबस है उसे मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा सकूँ, क्योंकि जो सीबीएसई की जो नई डेट शीट है उसके मुताबिक आपका एग्जाम 11 जुलाई को रखा गया है। तो दोस्तों अभी हमारे पास जो है
तकरीबन 1 महीना है, क्योंकि आज अब 12 जून है, ठीक है, और 12 जुलाई मतलब 11 जुलाई, एक दिन कम, तो मतलब हमारे पास 29-30 दिन का जो समय है। और इसमें जो मैं सोच रहा हूँ कि आपको जो है 20 जून तक आपकी, मैंने एक बुक तो कंप्लीट करवा दी है और 20 जून तक ये दूसरी बुक भी कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद जो है हम मैप की प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद जो है हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी करेंगे। तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाएगी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। और जब ये दोनों मतलब ये बुक भी मेरी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको इन दोनों बुक्स के नोट्स जो है प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आप एक बार उसका रिवीजन कर सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।